Let us discuss issues in Indian administration. कौन कौन से इश्यूज हैं? लेट अस डिस्कस. करप्शन इश्यूज है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में. सिटीजन एडमिनिस्ट्रेशन इशू है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में. डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक बड़ा ही क्रूशियल इशू बन जाता है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इशू है एक इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में. ह्यूमन राइट्स इशू है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में. रेगुलेटरी इश्यूज है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में. कमीशंस का इशू है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में. वैल्यू इन पब्लिक सर्विस इशू है इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन में. तो ये सारे इश्यूज़ को एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है. अब वैल्यूज़ इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, वैल्यूज़ इन ब्यूरोक्रेट, वैल्यूज़ इन सिविल सर्वेंट. न्यूट्रल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक्टिविज़म होनी चाहिए, इम्पार्शियल होना चाहिए. ये सारे क्वालिटीज़ होनी चाहिए एडमिनिस्ट्रेटर में. अब रेगुलेटरी इश्यूज़ क्या क्या हैं? पॉलिटिकल इंटरफेरेंस जो है वो रेगुलेटरी इश्यूज़ में कम होना चाहिए. पॉलिटिकल इंटरफेरेंस कम होगा तो न्यूट्रलिटी इंश्योर कर सकते हैं. करप्शन को टैकल करने के लिए डिजिटल मोड ऑफ ट्रांजैक्शन अडॉप्ट करनी चाहिए. बहुत सारी स्कीम्स हैं. डिजिटल इंडिया मिशन, डिजी लॉकर, उमंग. ह्यूमन रिसोर्स का इशू है, कैसे उनको ट्रेंड किया जाए कि वो डायनामिक इन्वायरमेंट में प्रोडक्टिविटी देने के लिए सक्षम हो जाएं. इसके लिए कर्मयोगी स्कीम लॉन्च की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ताकि अपस्किलिंग की जाए पब्लिक सर्वेंट्स की. ओके. और अब डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पे आ जाएं. डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन कॉलोनियल टाइम में डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल हुआ करता था लॉ को मेंटेन करना, कोलिशन गवर्नमेंट को लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना. ठीक है. लेकिन जैसे जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स ने अलग अलग कमेटीज़ बनी. संगनाथन कमेटी, जिन्होंने कहा कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्रिएट होनी चाहिए. फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए, सेकंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स आए, जिनको चेयर किया था मोइली जी ने. तो इन्होंने कहा कि डिजिटाइजेशन होनी चाहिए, ई गवर्नेंस इनिशिएटिव शुरू होना चाहिए, करप्शन को ख़त्म करना चाहिए, नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन रेगुलेटरी इंस्टीट्यूशंस. ठीक है. नो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन पुलिस में रिफॉर्म्स होने चाहिए. आप पुलिस में रिफॉर्म्स कैसे कर सकते हैं? पुलिसिंग को मॉडर्नाइज बना सकते हैं. कम्युनिटी पुलिसिंग एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है मॉडर्न पुलिसिंग का. ठीक है. अब जब उसके बाद अब जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का रोल है वो डेवलपमेंटल रोल है. सोशल वेलफेयर मेजर्स कैरी आउट करना है. सोशली कौन से सोशो इकोनॉमिक मेजर्स, इकोनॉमिक में इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करना है, रोड, वाटर, बिजली, इलेक्ट्रिसिटी, वही सोशल मेजर्स कैरी आउट कर रहे हैं. एजुकेशन, पब्लिक हेल्थ, सैनिटेशन. अब मल्टीपल रोल्स हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के.
डिज़ास्टर मैनेजमेंट को कैरी आउट करना है। ठीक है, अब डिज़ास्टर मैनेजमेंट स्टेट डिज़ास्टर टास्क फोर्स होती है। कोई भी डिज़ास्टर हो जाए तो उसको रिकवर करना, पीपल को इवैक्यूएट करना, वहाँ से सिटीजन्स को वहाँ से इवैक्यूएट करना, उनको एक प्रोटेक्टेड एरिया में लेके जाना। फ्लड्स आए, फ्लड्स के टाइम में डिज़ास्टर मैनेजमेंट करनी होती है। अर्थक्वेक्स के टाइम डिज़ास्टर मैनेजमेंट करनी होती हैं। हैवी रेनफॉल पे डिज़ास्टर मैनेजमेंट करनी होती है। ठीक है, अब यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें। अब यूनियन में क्या क्या आते हैं? प्रेसिडेंट जो होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं हेडेड बाय पीएम। पीएम अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। नो, पीएम इज अपॉइंटेड बाय द president, taking into as the leader of the winning party, and PM appoints council of ministers, and president also appoints council of ministers on the advice of PM. Okay, तो एग्जीक्यूटिव हेड जो होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जो कि पॉलिसी को फॉर्मुलेट करते हैं, पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करते हैं। अब लेजिस्लेचर में एमपीस होते हैं, वो लेजिस्लेट करते हैं, वो रूल्स बनाते हैं, वो पॉलिसीज़ बनाते हैं। ठीक है, तो अकाउंटेबल होते हैं एग्जीक्यूटिव टू द लेजिस्लेचर, क्योंकि लेजिस्लेचर क्वेश्चन हावर के थ्रू, ज़ीरो हावर के थ्रू, उनके पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं पार्लियामेंट में, जिनके थ्रू वो एग्जीक्यूटिव को आंसरेबल बना सकते हैं। एग्जीक्यूटिव को आंसरेबल होना होता है सिटीज़न को, एग्जीक्यूटिव को आंसरेबल होना होता है लेजिस्लेशन को। अब एडमिनिस्ट्रेशन को आंसरेबल होना होता है एग्जीक्यूटिव विंग ऑफ द गवर्नमेंट को। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वर्क अंडर द कंट्रोल ऑफ पॉलिटिकल गवर्नमेंट, बट वर्किंग में पॉलिटिकल इंटरफेरेंस नहीं होनी चाहिए। ठीक है, और फिनेंशियल मैनेजमेंट की जाती है, बजट प्रिपेयर किया जाता है फिनांस मिनिस्ट्री द्वारा, जो कि प्रेजेंट करते हैं बजट के बाद फिर डिस्कशंस होती हैं, बजट को अप्रूव किया जाता है। इसमें एक्सपेंडिचर होता है, इसमें रेवेन्यू के सोर्स होते हैं, कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आएगा, एक्सपेंडिचर कहाँ कहाँ पे करना है, टैक्स किस किस को कितना कितना लगाना है। ठीक है, रिफॉर्म्स की ज़रूरत है इस सेक्टर में, रिफॉर्म्स। अब गुड्स जीएसटी यू हैव एक इम्पॉर्टेंट रिफॉर्म्स था, इनकम टैक्स, एक टैक्सेशन सेक्टर में गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक बड़ा ही एक हिस्टोरिकल लैंडमार्क डिसीजन था जीएसटी। उसके बाद रिफॉर्म्स आए अलग अलग लेवल पे, अलग अलग गवर्नमेंट पे। अब स्टेट गवर्नमेंट जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस होता है स्टेट और यूनियन का। यूनियन गवर्नमेंट स्टेट को डायरेक्ट कर सकती है कि किस तरह से स्टेट को रन करना है। ठीक है, लेजिस्लेटिव रिलेशंस होते हैं, यूनियन लिस्ट होती है। कुछ सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन पे स्टेट्स रूल्स बना सकती है, लॉज बना सकती हैं। कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जिस पे सेंटर रूल्स रेगुलेशंस बनाती हैं। कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं जिनमें स्टेट और सेंटर दोनों मिलके ही लॉज बनाते हैं। और कुछ ऐसे मैटर्स होते हैं रेजिडुअल मैटर्स जो कहीं फॉल नहीं करते हों, तो उन पे लॉज यूनियन गवर्नमेंट ही बनाती है। लेजिस्लेशन होती है, लॉज बनते हैं। अब जुडिशियल एक्टिविज़म कैसे हो सकता है? आप पीएल कर सकते हैं, जुडिशियल रिट्स के थ्रू फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन करते हैं। लॉज की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक करते हैं कि लॉ जो है वो खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। ब्यूरोक्रेट एडमिनिस्ट्रेटिव लॉज को वायलेट तो नहीं कर रहे।
फंडामेंटल राइट्स को वायलेट तो नहीं कर रहे। तो सिग्निफिकेंट इश्यूज की डिस्कशन हुई। लॉ एंड ऑर्डर में देखो सेंट्रल विजिलेंस ऑर्गेनाइजेशन है जो कि करप्शन केसेस डील करती है, जो ऑफिसर्स के होते हैं, पब्लिक ऑफिशियल्स के होते हैं। सीबीआई सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, ये भी इन्वेस्टिगेशन करती है, लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करती है, केसेस हाई प्रोफाइल केसेस की इन्वेस्टिगेशन करती है। ठीक है, सीबीआई सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन बनाया जाता है 5 सालों के बाद। फाइनेंस कमीशन बताता है कि स्टेट्स को कितने टैक्सेस का कितना शेयर देना है, कितना शेयर सेंटर को देना है, टैक्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होएगी सेंटर और स्टेट में, रिकमेंडेशन देते हैं। अब प्लानिंग, पहले तो 5 ईयर प्लान हुआ करते थे। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है जो कि पहले तो इसमें पीएम होते हैं, मिनिस्टर्स होते हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, स्टेट के सीएम होते हैं। पहले ये तो 5 ईयर प्लानिंग में कंट्रीब्यूशन करते थे, लेकिन अब इनका रोल जो है इनका रोल जो है वो शायद अब डिफंक्ट टाइप हो गया है ये विंग काउंसिल। अब नीति आयोग आ गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये थिंक टैंक है, ये पॉलिसी रिकमेंडेशन देते हैं गवर्नमेंट को कि किस तरह से देश को आगे पॉलिसी कैसे, कौन सी पॉलिसी बनानी है, रिकमेंडेशन देते हैं। ठीक है, सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज है, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है जो कि टेररिज्म रिलेटेड इंसिडेंट को इन्वेस्टिगेट करती है। इंटेलिजेंस ब्यूरो है जो कि इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन गैदर करती है, कोई भी टेररिस्ट एक्टिविटी या अनलॉफुल एक्टिविटी होने से रोकती है एडवांस में। स्टेट की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज होती हैं, स्टेट पुलिस फोर्स होती है जो कि अपनी जुरिस्डिक्शन में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करते हैं। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलिस की कोलैबोरेशन के साथ लॉ एंड ऑर्डर को इंश्योर करते हैं। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेशन होता है थ्रू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस होती हैं, जैसे हम बात करें सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CISF, SSB, तो ये लॉ एंड ऑर्डर इंश्योर करते हैं और ये सेंटर के कंट्रोल में होते हैं। सेंटर इनको कहीं भी स्टेट्स में डिप्यूट कर सकती है। यहाँ पे भी स्टेट पुलिस फोर्स से सिचुएशन हैंडल ना हो रही हो तो स्टेट की रिक्वेस्ट पे या सेंटर अपने लेवल पे इनको डिप्लॉय कर सकती हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट कराता है, तो वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर कंडक्ट कराने के लिए भी पैरामिलिट्री फोर्सेस की डिप्लॉयमेंट होती है जहाँ पे भी इलेक्शन होती है, ताकि फ्री एंड फेयर स्मूथ इलेक्शन हो सके। तो ये स्ट्रक्चर है हमारी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी का। सेंट्रल लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी, स्टेट की लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से अलग से हैं। अभी लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन, अब ब्रिटिश लेगेसी है इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर को लेके। लॉ एंड ऑर्डर देखो, इंडिया में जो IPC है, इंडियन पिनल कोड, CRPC है, ये बेस है क्रिमिनल जस्टिस डिलीवरी सिस्टम का इंडिया में। अब लॉ एंड ऑर्डर में ब्रिटिश, देखो पुलिस एक्ट है अभी भी पुराना 1861, हाँ रिफॉर्म्स हुए हैं, उसमें बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, लेकिन कुछ अभी भी उसके रिफॉर्म्स, उस टाइम पीरियड के रिफॉर्म्स अभी भी चल रहे हैं। पुलिस रिफॉर्म्स एक्ट ऑफ 1861, इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, ठीक है, ये लीगल प्रोसीजर है, क्रिमिनल क्राइम एंड लीगल प्रोसीजर है, ऑल इंडिया पुलिस सर्विस है। अब 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट क्यों आया? क्योंकि अर्बन लोकल गवर्नमेंट सेटअप करने के लिए
जैसे सिटीज़ में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस होती हैं और थोड़ी मध्यम मीडियम सिटीज़ में म्यूनिसिपल काउंसिल्स होती हैं, टाउन्स में म्यूनिसिपल कमेटीज़ होती हैं, नगर पंचायत होते हैं। तो ये सैनिटेशन का वो कैरी आउट करते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं और सिविक एमिनिटीज सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने अपने जुरिस्डिक्शन में। टैक्स कलेक्ट करते हैं, फिनांस कमीशन इनको ग्रांट प्रोवाइड करता है और ग्रांट से ये डेवलपमेंट एक्टिविटी कैरी आउट करते हैं। हाउसिंग स्कीम्स, रूरल अर्बन हाउसिंग स्कीम्स को एडमिनिस्टर करते हैं। रूरल सैनिटेशन, अर्बन सैनिटेशन पे फोकस करता है। ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से क्या हुआ, पंचायत को एस्टेब्लिश किया गया। पंचायत की इलेक्शन कराई जाती हैं डिफरेंट स्टेट्स में हर 5 साल के बाद। इसमें पंचेस को इलेक्ट किया जाता है, सरपंचेस को इलेक्ट किया जाता है। 3 टायर सिस्टम दिया था पंचायती राज का, और अर्बन लोकल बॉडीज़ में भी 3 टायर सिस्टम है। ग्राम सभाएं हैं, मंडल पंचायत है, जिला परिषद है। तो ये प्लानिंग करते हैं, इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं व्हीकल से, रोड टैक्स कलेक्ट करते हैं। तो ये आ गया 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट और 54th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट होता है। पंचायती राज मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस एक होता है मिनिस्ट्री, जो कि रूरल डेवलपमेंट को कैरी आउट करता है, कैटर करता है। अब जो पंचायती राज सिस्टम है ये एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है डिसेंट्रलाइजेशन का। अब रूरल डेवलपमेंट, अब रूरल एरिया में किस किस तरह के प्रोग्राम गवर्नमेंट कैरी आउट कर रही है। पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है, रूरल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम है, लेवलीहुड प्रोग्राम है, रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स हैं। ठीक है, ये सारे जो है वो कैरी आउट कर रही है। जैसे मनरेगा है, प्रधानमंत्री आवास योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, मनरेगा है, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना, नेशनल रूरल लिवलीहुड मिशन NRLM भी बोलते हैं, रूरल स्किल डेवलपमेंट स्कीम। ये सारे पॉवर्टी ये जो है रूरल डेवलपमेंट एंड लिवलीहुड प्रोग्राम गवर्नमेंट जो है वो मेजर रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम ये चल रहे हैं अभी रूरल एरियाज़ में। ठीक है, अब कौन कौन सी एजेंसीज हैं जो वर्क कर रही हैं रूरल एरियाज़ में। NABARD है, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट है, NABARD है, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैं, NGOs हैं, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं जो कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ कैरी आउट कर रहे हैं रूरल एरियाज़ में। अब फाइनेंशियल मैनेजमेंट में क्या रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। GST की एग्जांपल ले लो, आउटकम बेस्ड बजटिंग पे फोकस किया जा रहा है। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो है वो लागू किया गया है। 3 चीज़ें हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट में जो रिफॉर्म, फाइनेंशियल सेक्टर में जो रिफॉर्म्स की गई हैं। GST एक मेजर रिफॉर्म है और पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट सिस्टम को सेटअप किया गया है। आउटकम बेस्ड बजटिंग पे ऊपर फोकस किया गया है। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए मिशन कर्मयोगी लॉन्च किया गया है गवर्नमेंट ने। अब कौन कौन से अकाउंटिंग टेक्निक्स अडॉप्ट की है गवर्नमेंट में, मैं ब्रीफ आउटलाइन ही दूंगा। एक्यूरेल बेस्ड अकाउंटिंग है, कैश बेस्ड अकाउंटिंग है इसमें। ठीक है, एक चीज़ और बताता हूँ, बजट बेसिकली एक इकोनॉमिक टूल नहीं है, ये बेसिकली एक
पॉलिटिकल स्टेटमेंट है जो हाईलाइट करती है गवर्नमेंट के एजेंडाज़ को, गवर्नमेंट के डेवलपमेंटल गोल्स को हाईलाइट करती हैं। अब कोड ऑफ कंडक्ट एंड सिविल डिसिप्लिन इन एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें, कोड ऑफ कंडक्ट है सभी एम्प्लॉइज़ के लिए, कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करना पड़ता है एम्प्लॉइज़ को, ठीक है, ये उनके लिए अनिवार्य है। ग्रीवियांस रिड्रेसल मैकेनिज्म है, ओके, इसको हम बोलते हैं CAT, एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल है, एम्प्लॉइज़ की ग्रीवियांस को सॉल्व किया जाता है। एसोसिएशंस होती हैं एम्प्लॉइज़ की, अपने वो इश्यूज रेज करते हैं और कोशिश करते हैं उनका एड्रेस हो जाए प्रॉपर तरीके से। न्यूट्रल होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, एक्टिविज़म होना चाहिए, एक्टिविज़म मीन्स प्रोएक्टिव होना चाहिए। एक एम्प्लॉई को, सिविल सर्वेंट को एथिकल फ्रेमवर्क में रह के ही काम करना चाहिए, इम्पॉर्टेंट चीज़ है। देखो अब प्रोसेस, प्लान फॉर्मुलेशन का प्रोसेस क्या है यूनियन लेवल पे, स्टेट लेवल पे। अब यूनियन लेवल पे कैसा होता है प्लान? यूनियन लेवल पे जो नीति आयोग है वो ब्रॉड नेशनल प्रायोरिटीज सेटअप करता है, ठीक है, एरिया नेशनल प्रायोरिटीज जो ब्रॉड होती हैं उनको सेटअप करता है, देश को किस डायरेक्शन में लेके जाना है, फॉर्मुलेट्स पॉलिसीज़, इम्प्लीमेंट पॉलिसीज़। अब स्टेट जो है वो अपने स्टेट प्लान, स्टेट जो है वो प्लानिंग करते हैं, बट उनकी प्लानिंग अलाइन होनी चाहिए यूनियन की प्लानिंग के साथ, ताकि विन विन सिचुएशन हो जाए स्टेट के लिए भी और यूनियन के लिए भी, ठीक है। अब स्टेट प्लानिंग, पहले तो प्लानिंग कमीशन होती थी, वो सेट करते थे, 5 ईयर प्लान बनते थे। अब आज के टाइम में नीति आयोग आ गया है, तो अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के ऊपर फोकस किया जा रहा है। अब कोऑपरेटिव फेडरलिज्म क्या होता है? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म होता है कि इसमें स्टेट्स भी नीति आयोग को अपनी सजेशंस देती हैं कि किस तरह की पॉलिसीज़ को फ्रेम करना चाहिए, कैसे उसको आगे उनको पॉलिसीज़ फ्रेम करने में अपनी हेल्प करते हैं। थिंक टैंक उनको रिकमेंडेशन देती हैं, अपनी उनको सजेशंस देते हैं, ठीक है। और अब जो है वो डिसेंट्रलाइज, दो चीज़ें जो है ना नीति आयोग आने से दो चीज़ें हुई हैं। एक तो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म मीन स्टेट और सेंटर कोलैबोरेशन तरीके से प्लानिंग करते हैं, प्रायोरिटी सेट करते हैं। और दूसरा क्या हुआ, एक तो कोलैबोरेटिव तरीके से सेट करते हैं और दूसरा डिसेंट्रलाइजेशन की तरफ फोकस हो रहा है कि डिसेंट्रलाइज कैसे करना है, कैसे डिसेंटर मीन्स ग्रास रूट लेवल में जाके डेवलपमेंट कर रही है हमने, ये नीति आयोग का ये फोकस है। अब देखो इंडिकेटिव प्लानिंग अप्रोच पे फोकस किया जा रहा है। इंडिकेटिव प्लानिंग क्या होती है? इसमें हम सिटीजन्स क्या चाहते हैं, पब्लिक क्या चाहती है, उनकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, वो स्टडी किया जाता है और नीति आयोग फिर प्रायोरिटी सेट करते हैं। ये प्रायोरिटी 1, ये प्रायोरिटी 2, ये प्रायोरिटी 3, ये प्रायोरिटी 4। दिस इज कॉल्ड इंडिकेटिव प्लानिंग। मीन्स आउटकम बेस्ड अप्रोच का सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ, हर सेक्टर के ग्रोथ टारगेट सेट किए जाते हैं, सेक्टर स्पेसिफिक ग्रोथ टारगेट रखे जाते हैं। और इंडिकेटिव प्लानिंग में पब्लिक, हम अभी आज के टाइम में मार्केट ड्रिवन अप्रोच भी है, मार्केट ड्रिवन अप्रोच है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, पब्लिक प्राइवेट कोलैबोरेशन के साथ करके प्रोजेक्ट्स को अंडरटेक करते हैं जॉइंटली और उसको कंक्लूजन तक लेके जाते हैं। अब प्लानिंग एंड प्रायोरिटीज एंड इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन वो भी डिस्कस किया हमने। अब ये सनातन का कमेटी थी, कोई कमेटी थी, उन्होंने रिकमेंडेशन दी थी कि एक सेंट्रल कैबिनेट सेक्रेटेरिएट होना चाहिए जो कि कोऑर्डिनेट करे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ, डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के साथ, ठीक है।
अब सेंट्रल सेक्रेटरी का काम फिर वही है को डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ के साथ कोऑर्डिनेट करना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ कोऑर्डिनेट करना, लाइजनिंग करना। पीएम ऑफिस होता है वो भी कोऑर्डिनेशन का काम ही करते हैं, ठीक है, असिस्ट करते हैं पीएम को। एक सेंट्रल सेक्रेटेरिएट होता है जिसमें मिनिस्टर्स होते हैं, डिपार्टमेंट्स होते हैं, ठीक है। अब रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं, नेशनल क्या बोलते हैं उसको, फिनांस कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, नीति आयोग है, इन सब के बारे में पढ़ा हमने। अब पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं। व्हाट इज़ पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, होती क्या है? देखो, एक होती है गवर्नमेंट कंपनीज जो गवर्नमेंट के कंट्रोल में होती है, गवर्नमेंट ही रन करती है। एक होती है स्टैट्यूटरी अंडरटेकिंग्स। स्टैट्यूटरी अंडरटेकिंग्स में हम कह लें कि जो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट के द्वारा बनाई जाती हैं, जैसे आरबीआई है, ये स्टैट्यूटरी एंटाइटी है। एलआईसी है, स्टैट्यूटरी एंटाइटी है। इंडियन रेलवे है, वो स्टैट्यूटरी एंटाइटी है क्योंकि वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से बनी है। एक होती हैं गवर्नमेंट कंपनीज जो कि गवर्नमेंट का उसमें स्टेक होता है 51% से ज़्यादा स्टेक होता है। मिनिमम स्टेक जो होता है 51% स्टेक होता है। जैसे BHEL है, ONGC है, ठीक है, ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं। पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स भी बोलते हैं इनको। अब PSU में क्या रिफॉर्म्स आ रहे हैं? PSU में बड़े सारे रिफॉर्म्स आ रहे हैं। डिसइन्वेस्टमेंट की तरफ गवर्नमेंट बढ़ रही है। गवर्नमेंट कह रही है कि प्राइवेट एंटाइटीज़ को, रिलायंस हो गया, अडानी हो गया, इनको आना चाहिए। ये अपने स्टेक्स बेच रहे हैं गवर्नमेंट, और प्राइवेट एंटाइटीज़ जो है वो इसमें पार्टिसिपेट कर रही है बढ़ चढ़ के। इसको हम बोलते हैं डिसइन्वेस्टमेंट एंड प्राइवेटाइजेशन हो रही है। पब्लिक सेक्टर बैंक्स में भी रिफॉर्म्स किए जा रहे हैं। बैंक्स का मर्जर हो रही है बैंक्स, ताकि दोनों को एक दूसरे का बेनिफिट मिल सके। आत्मनिर्भर भारत के ऊपर फोकस किया जा रहा है। PSU इसको कहा जा रहा है कि कैसे हम आत्मनिर्भर भारत को बना सकते हैं। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग्स होती हैं जो कि डायरेक्टली जो है वो कंपनी मैनेज करती है। अब कह रहे हैं ऑटोनॉमी कैसे प्रॉब्लम, ऑटोनॉमी की प्रॉब्लम है, अकाउंटेबिलिटी की प्रॉब्लम है, कंट्रोल की प्रॉब्लम है। ऑटोनॉमी मीन्स जब पॉलिटिकल इंटरफेरेंस हो जाता है तो ऑटोनॉमी कम हो जाती है। अकाउंटेबिलिटी है कि अकाउंटेबल होना चाहिए सिविल सर्वेंट को, है ना। PSUs को अकाउंटेबल अकाउंटेबल होना चाहिए गवर्नमेंट को। और उसके बाद कंट्रोल किस तरह से करना है उनके ऊपर, है ना। ऑडिट किया जाता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल द्वारा ऑडिट करती है, ठीक है। तो ये अकाउंटेबिलिटी भी हम इनकी इंश्योर कर सकते हैं, क्योंकि ब्यूरोक्रेट जो है वो हिरार्की होती है। ब्यूरोक्रेट में तो जो सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं वो उनके ऊपर अपना वो करते हैं। अब जो जूनियर ब्यूरोक्रेट है वो आंसरेबल होते हैं टू द ब्यूरोक्रेट, अकाउंटेबल होते हैं टू द ब्यूरोक्रेट। ओके गाइस, तो ONGC हो गया, BHEL हो गया, सेल हो गया, ये सारी गवर्नमेंट कंपनीज हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट का काम क्या है? पब्लिक सेक्टर, मॉडर्न इंडिया में पब्लिक सेक्टर का महत्व क्या है? क्योंकि एक तो इंडस्ट्रियलाइजेशन कैरी आउट करना, इकोनॉमिक ग्रोथ कैरी आउट करना, मोनोपोलीज को कम करना, ठीक है, मोनोपोलीज को रोकना, ठीक है। एम्प्लॉयमेंट भी जनरेशन को करना ही है, पर लोगों को नौकरियां भी तो देनी है। स्ट्रेटेजिक जो कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं, स्ट्रेटेजिक कंट्रोल रखना है, जैसे न्यूक्लियर हो गया, न्यूक्लियर एनर्जी हो गई, है ना, रिन्यूएबल एनर्जी हो गई, या और दूसरे सेक्टर्स हो गए जहाँ पे स्ट्रेटेजिक कंट्रोल होना बहुत ज़रूरी है। डिफेंस में हो गया, ठीक है, ठीक है। तो सोशल ऑडिट जो है वो करना है इन, ठीक है, इन सब चीज़ों का। तो ये पब्लिक सेक्टर जो है वो मॉडर्न टेक अंडरटेकिंग में पब्लिक सेक्टर इन मॉडर्न इंडिया, PSU आ गया ये, ठीक है। तो ये चीज़ें ब्यूरोक्रेसी है, ब्यूरोक्रेसी एंड डेमोक्रेसी, पॉलिटिकल कल्चर। ऑफ पॉलिटिकल कल्चर इन इंडिया, कैसे हम पॉलिटिकल कल्चर हो गया कि लोगों को कितनी अवेयरनेस है गवर्नेंस के बारे में, लोग कितना पार्टिसिपेट करते हैं गवर्नेंस पे,
है ना। तो एक होता है पैरोकियल पॉलिटिकल कल्चर, एक होता है सब्जेक्ट पॉलिटिकल कल्चर, एक होता है पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर। पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर का मतलब होता है कि लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं गवर्नेंस में। जैसे लोकसभा इलेक्शन हुई थी 2024 में, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, वोटिंग की, दैट इज़ कॉल्ड पार्टिसिपेटिव पॉलिटिकल कल्चर। ओके गाइस, सो दिस वाज ऑल अबाउट इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। थोड़ा एवोल्यूशन का थोड़ा सा हम पढ़ लें। जो कौटिल्य से ये कौटिल्य के टाइम से एडमिनिस्ट्रेशन होता था, उस वो अपने जासूस वो बनाते थे, तो जासूसी करते थे, टैक्स का वो कलेक्शन करते थे, फिर उसको एडमिनिस्ट्रेशन करते थे, है ना। और उन्होंने मंत्री परिषद जो है एक बनाया था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होता था उनका, मंत्री परिषद जिनको बोलते थे। उसके बाद फिर मुगल एडमिनिस्ट्रेशन आए, उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेशन आई। कॉलोनियल ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने अपने कॉलोनीज बनाया इंडिया को, उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप की, ब्यूरोक्रेसी सेटअप की। वेबर्स ब्यूरोक्रेटिक मॉडल भी आता है इसमें कि फॉर्मल रूल्स एंड रेगुलेशंस होनी चाहिए, हिरार्की होनी चाहिए, ये सब चीज़ें। तो ये इस तरह से एवोल्यूशन हुआ हमारे इंडियन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का गाइस। ओके गाइस, चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। अगर मेरी वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो प्लीज़ कमेंट करें, शेयर करें और लाइक करें।